नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। बीता शुक्रवार या बीता हफ्ता देखें तो काफ़ी हैपनिंग था, जहां हमने एक तरफ 5 दिन की बाजार में तेजी देखी। शुक्रवार का दिन हमने देखा बाजार में जो 5 दिन की तेजी थी पूरी तरह से पलटती हुई दिखी, तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा और भारी गिरावट के साथ बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली। तो क्या 5 दिन से जो तेजी हो रही थी उसके ऊपर फोकस करें या शुक्रवार की जो गिरावट आई है उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते हमें ट्रेड की पोजीशंस बनानी चाहिए? इसमें हमारी मदद करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शरदमिश्रा.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो सर। Thank you, Sandeep ji. Thanks for inviting me on the show. तो सबसे पहले शुक्रवार का बाजार कैसा था जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। बाजार में हमने देखा 5 दिन से लगातार मजबूती देखने को मिली थी, लगातार तेजी हो रही थी, लेकिन उस तेजी पर शुक्रवार के सेशन में ब्रेक लगता हुआ दिखा है। भारी भरकम गिरावट के साथ हमने देखा शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बाजार में क्लोजिंग होती हुई दिखी। जहां तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी में हमने देखा ऑलमोस्ट 300 अंकों के आसपास की गिरावट थी। सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 214 अंकों के आसपास की हमने गिरावट ही बनती हुई देखी है। इंट्राडे में निफ्टी तो इनफैक्ट 24,700 के भी नीचे फिसल गया था। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो 81,000 का जो स्तर है जो कि रिसेंटली सेंसेक्स ने पार किया था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो एक कमजोर कड़ी साबित हुआ है। 53,357 का रिकॉर्ड हाई था जो कि इसने 4 जुलाई को छुआ था। वहां से अगर आप देखेंगे तो 2000 अंक की जो गिरावट है वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो इन सब के बीच अब बाजार में कैसे फोकस करना है सर? निफ्टी से पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो शुक्रवार की गिरावट को ध्यान में रखते हुए और जो 5 दिन की तेजी हुई है उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो हफ्ता है इसमें कैसे कारोबार करना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी तो संदीप जी, देखिए, अगर आप लास्ट वीक की एक्सपायरी को देखें निफ्टी की, तो ऑलरेडी एक्सपायरी वाले दिन करीब 32% शॉर्ट पुट ऑप्शन कवर हुए थे अगेंस्ट 15% शॉर्ट कॉल। तो ये दिख गया था कि शॉर्ट कॉल बिल्डअप है FII के द्वारा, सेल ऑन राइज का सेटअप बना हुआ है। अब अगर यूएस से डेटा देखें तो सब कुछ ठीक था जब तक यूएस फेड ने ये डिस्कशन नहीं दिया कि अभी हम 2% के लिए वेट करेंगे, 2% इन्फ्लेशन के लिए वेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट कट हम अकॉर्डिंगली करेंगे, जबकि मार्केट डिस्काउंट कर चुका था कि जुलाई 24 से दिसंबर 25 के बीच में 150 बेसिस पॉइंट का कट यूएस में आएगा और ECB भी करीब 175 बेसिस पॉइंट का कट करेगा। तो ये अच्छा नहीं था। इसके बाद देखिए किस तरह का कंफ्यूजिंग डेटा आ रहा है। मई में PMI 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स कम आते हैं और जुलाई में PMI में एक बार खराबी देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखता है। तो इकोनॉमिक लेवल पर डिस्ट्रेस थोड़ा सा दिखता है। ये सारी चीजें यूएस मार्केट को जिटरी कर रही हैं और वहीं आपने देखा निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर निफ्टी को आप देखें तो जो क्रुशियल लेवल था 24,735 का, उसको तोड़ा है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है निफ्टी ने। अब 24,500 का जो स्ट्राइक है उसका पुट राइटर जो है 24,500 का, उसका बेस आता है 24,470, 24,395, मीन 24,447, 24,395। तो यहां तक तो 24,500 का पुट राइटर संभालेगा, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखेगा। उसके बाद एक बार आपको ऊपर अगर इसके नीचे जाता है तो आपको पुट राइटर कवर करता हुआ पोजीशन दिखाई देगा और आपको 24,155, 24,150 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो 51,600 का पुट राइटर है उसका बेस करीब आता है 5850, 50,850 और फिर ऊपर की तरफ 51,160। तो वहां तक जब तक गिरता है 50,850 तक, तो 50,600 का पुट राइटर पोजीशन कवर नहीं करेगा। उसके नीचे गिरावट बनती है 50,450 तक। तो ये 50,850 बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 24,395 बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं। अगर इसको ट्रेड करना है तो आज मुझे लगता है कि जो 24,500 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है, अगर आज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में 24,500 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 199 के जितना करीब खरीदें उतना अच्छा। आप 366 का पहला टारगेट और 462 का दूसरा टारगेट मुझे लगता है इस वीक में आते हुए दिखेगा। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 50,800 का पुट ऑप्शन, मैं दोनों ही पुट ऑप्शन 28 और 29 अगस्त के मंथली पुट ऑप्शन दे रहा हूं। इसको भी मुझे लगता है खरीदना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस कहीं 400 रुपए के आसपास आता है, डिप्स पे 400 रुपए के आसपास भी बाय करे। मुझे लगता है पहला टारगेट 680, दूसरा टारगेट 880।
यहाँ तक बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ वैल्यू दे सकता है। कैवियट क्या है कि गैप डाउन ओपनिंग के केस में ही दोनों पुट ऑप्शन को खरीदना है, और पुल बैक आए तो थोड़ा ऐड करना है, और नीचे के टारगेट ऊपर के टारगेट्स मैंने दिए हुए। चलिए, तो कंडीशन यही है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, कि गिरावट के साथ बाजार की शुरुआत होती है, तो पुट ऑप्शन खरीदने हैं निफ्टी के भी और निफ्टी बैंक के भी। इनफैक्ट सर, मैं निफ्टी बैंक की बात आपसे करने वाला भी था। एक क्वेश्चन मेरा यही है कि 2000 पॉइंट का जो फॉल हो चुका है हायर लेवल से, जो रिकॉर्ड हाई टच किए थे हमने 53,357 का जो एक लेवल बना था 4 जुलाई को, ये जो 2000 पॉइंट के जो फॉल आ चुका है बैंक निफ्टी में, ये कितना कंसर्निंग है? आपने आज के लिए तो रणनीति बनाती कि किस तरह से गैप डाउन होता है तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या सिनेरियो बन रहा है सर? क्या हम बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ओर बढ़ रहे हैं बैंक निफ्टी में? बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स के नंबर देखिए, जो कंसर्न सबसे बड़ा है संदीप जी, वो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो है। आपने देखा एक्सिस बैंक के नंबर्स में वो 90% तक जाता हुआ दिखाई दिया। डिपॉजिट ग्रोथ आईसीआईसीआई ने अच्छा दिया, 17.8% का वाई वाई बेसिस पर डिपॉजिट ग्रोथ दिया। बट ओवरऑल देखें तो बैंकिंग में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और इसीलिए आप देखिए बैंक निफ्टी का जो क्रुशियल सपोर्ट था 51,735 टू 51,940, जो बेसिकली 52,000 के पुट राइटर का बेस था, वो 52,000 के कॉल राइटर का बेस हो गया है। मतलब यहां पर शॉर्ट बिल्डअप है इस जोन में। तो जब तक इसको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा, तब तक मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी। बैंक निफ्टी ने एक दिन केवल एंटिसिपेट किया था 30 जुलाई को, 29 जुलाई को एंटिसिपेट किया था कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट आए यूएस की तरफ से। अगर वो होता तो उसी के एंटिसिपेशन में पूरा मार्केट चल रहा था संदीप जी। पूरा मार्केट वैल्यूएशंस पे नहीं चल रहा था, केवल इस बात पे चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा, कैरी ट्रेड से फंड्स आएंगे और वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्क टू मार्केट जो जहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनकी मार्क टू मार्केट वैल्यूएशंस बढ़ेगा और बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। 51,735, 51,940 स्पॉट का लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि वहीं पर 52,000 का कॉल रेटर का बेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जहां पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, आज उसी का सपोर्ट लेकर ट्रेड किया। लेकिन अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इमीडिएटली ये पुल बैक, इमीडिएटली ये नीचे की तरफ खिसकेगा। कम से कम 50,450 के लेवल तक गिरावट दिखाई देगी। 50,450 तक के जो लेवल्स हैं वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी गिरावट की और इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शायद बैंक निफ्टी में हम मूव करते हुए दिख रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की मूवमेंट देखें तो हेल्थ केयर फार्मा को छोड़ दें तो बाकी तमाम इंडेक्स आप देखिए, सेक्टोरल इंडेक्स जितने भी थे सब लाल निशान के साथ बंद होते हुए दिखे। केवल हेल्थ केयर फार्मा में पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखी और सबसे ज़्यादा जो सेक्टर टूटते हुए नजर आए उसमें रियल्टी प्रोमिनेंट था। करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने को मिली। और रियल्टी के अलावा हमने देखा मेटल, ऑटो और आईटी इंडेक्स, इनमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। रियल्टी, मेटल और ऑटो इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें 3 से 3.5% के आसपास की हमने गिरावट बनती हुई देखी शुक्रवार के सेशन में। तो सर, अगर हम सेक्टोरली बात करें तो रियल एस्टेट पे पहले भी बड़ी बातचीत हुई है हमारी। रियल एस्टेट बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहा है, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और जब जब मंदी की बात आएगी तो मेटल तो टूटेगा ही, ये तो स्वाभाविक है। चाहे चाइना की बात करें, चाहे आप यूएस में मंदी की बात करें जिस वजह से फ्राइडे को बाजार गिरा था। तो इन दोनों सेक्टर्स की अगर हम बात करें, रियल्टी और मेटल, क्या ये बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं सर? जी, तो देखिए अगर आप रियलिटी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी को देखेंगे तो 3,000 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टी स्पॉट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ, तो ये गिर सकता है। ये करीब 2830 के लेवल तक स्पॉट आपको दिख सकता है। और जहां कहीं भी वैल्यूएशंस प्रॉथी है, जहां कहीं भी अच्छी चल चाल हो गई है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। रियल एस्टेट में जो जो कैपिटल गेन्स के नॉर्म्स आए थे, इंडेक्सेशन के नॉर्म्स में जो चेंजेस आए, उसके जी। बाद ही आपने संदीप जी देखा, बजट के बाद ही एक बार प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रियलिटी में बनने लगा था। तो अभी भी आप देखेंगे, भले ही गोदरेज प्रॉपर्टी हो, ओबरॉय रियल्टी हो, डीएलएफ हो, वहां पर आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ा रेस्पाइट इंडियन होटल्स में है। अगर आप देखें तो 625 के आसपास का एक सपोर्ट यहां पर दिखता है। अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। जहां तक मेटल की बात रही, मेटल को मैं लगातार अवॉइड करने की सलाह देता हूं। यहां पर बाय ऑन डिप्स का व्यू नहीं रखना चाहिए। डेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग आता है।
बेसिकली चाइना के जो जो डिमांड है उसके ऊपर चलता है ये। वहां से बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हैं संदीप जी, आप देखें हम्म। जब कभी उनको सेल करना होता है तो बाय का सिग्नल देते हैं, बाय करना होता है तो सेल का सिग्नल देते हैं, और हम लोग मेटल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे लगता है मेटल को केवल दो ही लोग समझ सकते हैं, या तो चाइना या भगवान। तो सर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेटा रहता है और ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पूरा टेक्निकल व्यू चार्ट्स पर ही इसको ट्रेड किया जा सकता है, हम्म। फंडामेंटल को समझना शायद मेरे बस की बात तो सर नहीं है। चलिए ठीक है, मेटल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, चाइना या भगवान ही समझ सकते हैं इनके जो क्यूज आते हैं या इंडिकेशंस आते हैं। लेकिन सर क्या हम ऑटो और आईटी को समझ सकते हैं? क्योंकि आईटी को जब टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे उससे पहले से लगातार आपने अपना व्यू मेंटेन किया है कि आईटी में खरीदना है, आईटी में खरीदारी करनी है, यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है, बड़ी तेजी बनी भी। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अपना रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया, 40,000 का लेवल भी पार किया, उसके ऊपर के लेवल्स भी हमने आते हुए देखे। लेकिन अब कुछ डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आने लगे हैं क्या? ऐसा ही कुछ रुझान हम ऑटो में भी देख रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि इनके ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे आ रहे थे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। इनफैक्ट मारुति के नंबर्स पिछले हफ्ते आए, नंबर्स पिछले हफ्ते भी अच्छे थे, 50% के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जुलाई महीने के जो ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए हैं वो भी इतने प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहे हैं जितने भी नंबर्स हमारे सामने आए हैं। तो उस लिहाज से ये दोनों सेक्टर हैं जो कि एक बड़ी तेजी में चल रहे थे, ऑटो और आईटी, क्या इनमें रिवर्सल के संकेत आने लगे? अब ये मुनाफा वसूली की ओर बढ़ रहे हैं दोनों? जी। तो देखिए संदीप जी, मुझे याद पड़ता है निफ्टी आईटी के लिए जब डिस्कशन हुआ था करीब 34,800 के लेवल से मैंने शेयर करना शुरू किया था। पहला टारगेट मुझे लगता था 36,800 के आसपास, क्योंकि जैसे ही आप देखिए यूएस से सिग्नल आना शुरू हुए थे कि बीएफएसआई सेगमेंट में डिमांड बढ़ी है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ी है, तो एक बार हमें 9-10% का मूव करीब 38,000 के आसपास निफ्टी आईटी में देखने को मिला। फिर वहां से प्राइस मैंने रिवाइज किया। उसका रीजन ये था कि जब यूएस में ये डिस्काउंट होने लगा कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो ये प्राइस मैंने रिवाइज करके 41,500 के आसपास किया। और देखिए वहीं 41,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये प्रॉफिट बुकिंग आती नहीं संदीप जी अगर यूएस फेड इतना ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाता कि मुझे इंटरेस्ट रेट 2% के, इन्फ्लेशन 2% के नीचे रखना है। 2% का नंबर कहीं डिफाइंड नहीं है संदीप जी। अगर आप यूएस में भी देखें तो ये 2% का नंबर, इन्फ्लेशन 2% नीचे होना चाहिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो नंबर उन्होंने अपने मन से बनाया हुआ, उनको अभी भी लगता है कि शायद आने वाले समय में 2% के नीचे इन्फ्लेशन जाएगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजार के लिए डैम्पनर है, और इसीलिए देखिए निफ्टी आईटी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आप देखिए लगातार मैंने कुछ एक शेयर्स में लेवल्स दिए हैं, परसिस्टेंट सिस्टम हो, इन्फोसिस हो, एम्फेसिस हो, ठीक है, इसके अलावा एफएल इंडिया हो या एलटीटीएस हो, देखिए नीचे के लेवल पर। तो ये इन सब शेयर्स में देखिए मैंने लगातार दिया है लेवल्स, और वहां पर चले भी हैं। लेकिन अब नाउ वी हैव टू लुक एट यूएस डेटा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस है, और ये डैम्पनर है। ये जब जो स्टेटमेंट दिया है यूएस फेड ने बेसिकली मार्केट के लिए डैम्पनर है, इसलिए देखिए प्रॉफिट बुकिंग आपको दोनों ही जगह देखने को मिल रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग का रुझान ऑटो और आईटी दोनों सेक्टर्स में अब देखने को मिल रहा है। बड़ी तेजी इन दोनों सेक्टर्स में होती हुई दिखी है। लेकिन अब जिस तरह के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएस में जिस तरह से फेड की कमेंट्री आई है, वो इन दोनों सेक्टर्स के लिए डैम्पनर है। शुक्रवार को हमने देखा सर, निफ्टी में 50 शेयरों में से 41 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। हेल्थ केयर, फार्मा एकमात्र ऐसा सेक्टोरियल इंडेक्स था जो कि पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें आइशर मोटर, जैसे हम ऑटो की बात कर भी रहे थे, आइशर मोटर के अलावा मारुति, टाटा मोटर्स, तीनों अगर आप टॉप लूजर्स देखेंगे शुक्रवार के सेशन में तो वो ऑटो स्टॉक्स ही थे, जिसकी हमने अभी बात भी करी है। इसके अलावा मेटल, जैसे हमने मेंशन किया, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, और उसके साथ साथ विप्रो, यहाँ पे हमने देखा 3.25 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी पर 940 शेयर ऐसे थे जो कि पॉजिटिव बंद हुए, 1563 गिरकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन आप समझ सकते हैं किस तरह से बेयर्स के फेवर में था। मिड कैप इंडेक्स 576 और स्मॉल कैप इंडेक्स 316 अंक नीचे बंद हुए हैं। इसके अलावा आप वायदा बाजार की ओर देखें, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप में, जिसमें कमिंस हुआ, बिरला सॉफ्ट हुआ, एस्कॉर्ट्स हुआ, ये गिरकर बंद हुए। लेकिन कुछ गेनर्स भी थे जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे मार्केट में, जिसमें इन्फो एज है, आईईएक्स है, इंडिया सीमेंट्स है, ये टॉप गेनर्स में शामिल थे। लेकिन एक चिंता की बात है, इंडिया विक्स जो कि 11.25% के बड़े उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा है। तो सर जब बजट आया था तो उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया विक्स में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब फिर से आप देखिए इंडिया विक्स बढ़ने लगा है, और उसके साथ साथ जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं उनमें उतनी गिरावट नहीं हुई है जितनी बाजार में हमने शुक्रवार के सेशन में बनी है। क्या आपको कहीं पे कॉन्फिडेंस आ रहा है
वायदा बाजार के गेनर्स को देखकर या फिर छोटे मझोले स्टॉक्स को देखकर जो इतने नहीं पिटे हैं, बावजूद इसके कि फ्रंटलाइन इंडाइसिस में इतनी गिरावट आई है, कोई छोटे मझोले स्टॉक जो आपके रडार पे हो जो कि अभी भी पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हो, जिनमें खरीदारी की जा सकती हो? जी, तो देखिए कुछ एक स्टॉक्स है संदीप जी जहां मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। पहले भी कहीं ना कहीं मैंने आपसे ये कुछ एक स्टॉक शेयर किए हुए हैं। आप सुजलॉन को देखिए, मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम भी मैंने आपको सुजलॉन का शेयर किया था। नंबर्स आए हैं, Q1 के रोबस्ट नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू 50% YoY इंक्रीज होता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड EBITDA 86% इंक्रीज होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स करीब 18.5% EBITDA मार्जिन्स इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो वहां पर भी काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मुझे याद पड़ता है मैंने करीब 54 रुपीज के आसपास, 45 रुपए, फिर 55 रुपए पे तो आपको भी अभी शेयर किया था 70 रुपए के टारगेट के लिए। इसका टारगेट में 80 रुपीज और 95 रुपीज रिवाइज कर रहा हूँ। खरीद सकते हैं अभी भी, 62 रुपए तक खरीदिए, अभी खरीदिए, 62 रुपए तक खरीदिए। 54 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पोजिशनली मुझे लगता है 81 और ऊपर की तरफ 95 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एफएल इंडिया में मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बोला था, आने वाले समय में भी हो सकता है कि ये जो नंबर्स आएंगे Q1 के वो भी बहुत अच्छे आएंगे। पहली बार Q4 ने कंपनी ने 500 करोड़ से ज्यादा का क्वार्टरली रिवेन्यू किया था। कंपनी को ये लगता है कि जिस तरह से यूएस एंड यूरोप मार्केट में ट्रैक्शन बना है, इन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। 15 न्यू जेन एआई के पेटेंट क्लेम्स हैं इनके पास, जिससे इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ती हुई दिखी है। यूएस में अगर देखें 36 से ज्यादा पेटेंट्स हैं इनके पास। अगर पिछले 5 साल में भी देखें बेहतरीन 5x टॉप लाइन में ग्रोथ इन्होंने दी है। तो मुझे अभी भी लगता है, जैसा मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने 1568 का टारगेट आपसे संदीप जी पहले शेयर किया था, 1360 के आसपास का बाय दिया था। देखिए उसी के आस जी, जी, तो देखिए अभी भी इसमें जो 1890 तक के भाव खुलते हुए संदीप जी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने सुजलॉन की बात करी और एफएल इंडिया की बात करी, तो सुजलॉन पे तो हमने पहले भी बातचीत करी। लास्ट टाइम भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि सुजलॉन में आगे के मूव्स और देखने को मिल सकते हैं, और अब यहाँ पे अच्छी बात है कि 80 और 95 तक के जो टारगेट्स हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुजलॉन और एफएल इंडिया ये कुछ ऐसे मिड कैप्स हैं जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा सर, अगर हम अगले हफ्ते की या इस पूरे हफ्ते की बात करें या फिर आज के सेशन की बात करें, तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि प्योर आउट परफॉर्मेंस साबित हुए थे शुक्रवार के सेशन में भी। बाजार जहां एक तरफ गिर रहा था, उसमें आप 3-4 नाम है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जोमेटो है, दूसरा GHCL है, पीसीबीएल तो इनफैक्ट पूरे पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है जब से इनके चेयरमैन की ओर से कमेंट्री आई, और उसके साथ साथ पेटीएम, ये भी शुक्रवार के सेशन में टॉप गेनर था। तो इन स्टॉक्स में अगर आप देखें, ये जो BSE 500 के गेनर्स हैं, इनमें सर आप क्या लगता है कि पिछले हफ्ते की जो तेज़ी बनी है या शुक्रवार को जो गेंस बने हैं, क्या इस हफ्ते में ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? जी, तो देखिए जो पेटीएम में तेजी बनी है, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी ट्रैक्शन बना है, ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आकर के इसने क्लोज लिया है। अगर इसके ऊपर सेटल होता है तो मुझे लगता है करीब 690 से लेकर के 730 तक के भाव इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। तो पेटीएम में बिल्कुल मुझे लगता है बुलिश रहना चाहिए। जोमैटो, मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, 230 के टारगेट मैंने शेयर किए थे, वो टारगेट्स आ गए। मुझे अभी भी लगता है ये 360 पोजिशनली संदीप जी 360 रुपए तक जा सकता है अगर इसको मार्च तक का समय दिया जाए। तो यहां पर भी मुझे लगता है बुलिशनेस है जो बनी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा सर पीसीबीएल और GHCL, इनके भी अगर आप चार्ट देख पाएं। जी, जी, तो देखिए अगर आप पीसीबीएल को देखेंगे तो बहुत अच्छा चार्ट है। इसने अपना प्रीवियस हाई जो 23 जैन 24 का हाई था 343, उसका ब्रेकआउट दिया है। ये 500 रुपए की तरफ जा रहा है। इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए। तो मुझे यहां पर लगता है करीब 500 रुपए के भाव बिल्कुल खुलते हुए दिखाई देंगे। और आपने जीएचसीएल की बात की जी जी संदीप जी, जी। थोड़ा समय। जी, तो देखिए यहां पर अभी एक ब्रेकआउट आना बाकी है करीब 660 रुपए के आसपास, 660 से 665 के आसपास एक सप्लाई जोन है। इसका जैसे ही ब्रेकआउट आता है संदीप जी, इसके बाद ये 800 रुपए के ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए तैयार हो जाएगा।
एक नया प्राइस वॉल्यूम एरिया इसको 800 रुपए के आसपास मिलेगा। तो मुझे लगता है ये जैसे ही 650 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, बिल्कुल उसको होल्ड करना चाहिए 800 रुपए के टारगेट के लिए। और बाय ऑन डिप्स का व्यू भी इसमें 570-75 के आसपास रख सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं सर स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि ये पूरा हफ्ता हमारे सामने है, आपसे एक ही बार हफ्ते में मुलाकात होती है, अगर आप जल्दी जल्दी इनके जवाब दे पाएं। एफएनओ गेनर्स में जैसे मैंने मेंशन भी किया, इन्फो एज है, आईईएक्स है, इंडिया सीमेंट्स हैं, इनमें कमजोर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। इन आउट परफॉर्मर्स में क्या करना है सर इस हफ्ते? जी, तो देखिए जहां पर ऑलरेडी इस लास्ट हफ्ते में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना था, वहां बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। फार्मा में ग्रेन्यूल्स है, डिवीज लैब है, सन फार्मा है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना है। अगर आप पावर में देखें तो आईईएक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, ये एक लंबी छलांग के लिए तैयार है स्टॉक। बजट के बाद से नौकरी में एक अच्छा ट्रैक्शन बना है, जिस तरह से जॉब्स को लेकर के गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी थी। इंडिया सीमेंट आप देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का व्यू बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस रहे हैं, इनके ऊपर आप अभी भी ऐसा व्यू बना के चल सकते हैं। सर हमने बैंक निफ्टी की बात ऑलरेडी कर ली है, लेकिन मैं देख रहा था फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में जो हमने देखा कि 41 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जो 9 स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए थे उसमें 2 बैंकों के नाम भी थे और दोनों प्राइवेट बैंक्स थे, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। तो बैंक निफ्टी भले ही नीचे बंद हुआ, गिरकर बंद हुआ, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक सपोर्ट कर रहे थे, सहारा देते हुए नजर आ रहे थे। इन स्टॉक्स में क्या रेजिलियंस बरकरार रहेगी इस हफ्ते में भी? जी, तो देखिए एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल रेजिलियंस बरकरार रहेगी। ये नेगेटिव कोरिलेशन है एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी के साथ। अच्छा सपोर्ट है, कहाँ पर बेस है, 1610 से 1640 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक में। 1600 का पुट राइटर बहुत कन्विंसिंगली खड़ा हुआ है। थोड़ा भी अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट आता है, अगर 51,000 का पुट राइटर सपोर्ट देता है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है, तो बिल्कुल मानिए एचडीएफसी बैंक दोबारा आपको 1720 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। कोटक बैंक को लेकर के थोड़ा सा मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मुझे लगता है अभी भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कोटक करीब 6-7 दिन से क्लोज हो रहा है, जो बहुत अच्छा नहीं है। 1820 से 1850 के पास कॉल राइटर का बेस है, इन सब स्ट्राइक्स पर कॉल राइटर का बेस है। एक बार 1820 टूट जाए ऊपर की तरफ, तब मैं इसमें मान करके चलूंगा कि ऊपर दोबारा 1870 तक के जोन आते हुए दिखाई देंगे। बट नेगेटिविटी मतलब शॉर्ट्स नहीं है कोटक बैंक के अंदर, बट बुलिशनेस तभी आएगी जब ये 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा। 1820 पार होना कोटक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हो सकता है कि इसमें तेजी बनती हुई नजर आए। सर ये जो 9 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं निफ्टी के, जो कि कमजोर बाजार में भी चढ़ते हुए नजर आए थे, उनमें 2 बैंकों के अलावा 3 फार्मा नाम भी थे। इसमें डीवीस है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है। और पिछले हफ्ते हमने देखा है, अगर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फार्मा सेक्टर ने ही बाजार को कहीं ना कहीं डोमिनेट भी किया है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आए थे, उसमें अजंता फार्मा था, ग्रैन्यूल्स के नंबर्स आए थे, सिप्ला के नंबर्स आए थे, और ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स बाजार अनुमान से बेहतर ही आते हुए देखे थे और स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ देखा भी है। और फ्राइडे को भी आप देखें तो ये 3 बड़े नाम हैं दिग्गज, जिनमें डीवीज, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा है, ये पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आए हैं। अब ये डिफेंसिव्स हैं या बाजार को इनकी अर्निंग्स को लेकर पॉजिटिविटी बन रही है? फार्मा को लेकर आपका व्यू सर? संदीप जी, लास्ट वीक जब आपसे डिस्कशन हुआ था मंडे को, तो डिवीज लैब और सन फार्मा का डिस्कशन हुआ था, और जिसमें मुझे लगता था कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो अभी भी मुझे लगता है डिवीज लैब में 5290 5300 तक के टारगेट खुले हुए हैं। मुझे लगता है ये 5300 की तरफ जा रहा है और एक अच्छा ट्रैक्शन इसके अंदर बना हुआ है। अगर आप सन फार्मा को देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है 1800 और 1960 तक के टारगेट सन फार्मा पे भी आ सकते हैं। अगर आप सन फार्मा के ट्रेड को लेना चाहें तो आप 1760 का एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए 40 पैसे के आसपास इसका बेस है। मुझे लगता है इस वीक में ही इसमें करीब 30 रुपए तक के भाव आनी चाहिए। चलिए, तो आउट ऑफ द मनी 1760 का कॉल भी आप लेके सन फार्मा में ट्रेड करके चल सकते हैं। शुक्रवार को बुलिश ये हफ्ता भी हो सकता है कि इन शेयरों के नाम ही होता हुआ नजर आए। सर अब लास्ट लेग में पहुंच गए शो के, कुछ नतीजों पे फोकस करना चाहूँगा। अगर पूरे हफ्ते की हम बात करें, क्योंकि ये अब हम हफ्ते के पहले दिन में बैठे हैं, तो पिछला हफ्ता पूरा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। बड़े नंबर्स में हमने देखा आईटीसी, हिंदुस्तान जिंक, मारुति, टाटा मोटर्स, ओएमसीज के नंबर्स आए, एसबीआई के नंबर्स ओवर द वीकेंड आते हुए दिखे। तो नतीजों के आधार पर सर आपने क्या एनालाइज किया है, क्या उसका जिस्ट है, और इस हफ्ते उन नंबर्स के बेसिस पे कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है?
जी तो देखिए, पहले अशोक लीलैंड के नंबर्स आए थे, टाटा मोटर्स के नंबर थोड़े वीक आए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स के नंबर काफी कुछ ऑलरेडी टाटा मोटर्स चल चुका था, तो हम्म। यहाँ पर अभी भी बेस बना हुआ है। लेकिन मैं अभी टाटा मोटर्स में इमीडिएट खरीद की सलाह नहीं दूंगा। ऑटो में मैं अशोक लीलैंड में जरूर, मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि अक्रॉस ऑटो पैक एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट हम्म। अशोक लीलैंड में स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है 250 का भाव है, कुछ दिन में ये 280 और 310 के लेवल तक जा सकता है। 220 पे इसका बेस है। ये है लॉन्ग टर्म व्यू। मतलब अगर आप थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 280 और 300 तक के लेवल आपको मिलेंगे। अगर हम्म। आप अशोक लीलैंड को छोटा ट्रेड लेना चाहे तो कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। 260 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए अगस्त महीने का। अभी भाव 3 रुपए 50 पैसे का, 1 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 6 रुपए 60 पैसे और 8 रुपए तक के भाव इसमें खुल सकते हैं। 6 रुपये 60 पैसे और 8 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो अशोक लेलैंड के 260 रुपये के आउट ऑफ द मनी कॉल में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको दिख सकते हैं। 3.5 रुपये का भाव है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 6 रुपये 60 पैसे और 8 रुपये तक के टारगेट्स कॉल में आ जाएंगे। अगर आप ओवरऑल स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो 280 310 ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं जो कि अशोक लेलैंड में आते हुए नजर आ सकते हैं। ये हफ्ता भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे बड़े दिग्गजों के नंबर्स आने हैं। एयरटेल से शुरुआत होगी, आज इसके नंबर्स आएंगे, ओएनजीसी के नंबर्स भी आएंगे। पीएसयूज में इनफैक्ट ओएनजीसी के अलावा पीएफसी, एनएचपीसी, एलआईसी इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा टाटा पावर, टीवीएस मोटर और दो एफएमसीजी नाम भी है, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इनके नंबर्स भी आएंगे। और फार्मा में इस बार लुपिन के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपके रडार पे हो सर? जी, टाटा पावर की तरफ मेरा ध्यान है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक ऑलरेडी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। ये बिल्कुल स्टॉक चलने के लिए तैयार है। आ, बेस एक स्टॉक में बना हुआ है 450 रुपए के आसपास, और ये 500 रुपए की तरफ चलने को तैयार है। भी 460 है। पोजिशनली 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए कि स्टॉप लॉस आप 450 के पास रख सकते हैं। ओके, तो 450 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के टाटा पावर में भी खरीदारी की जा सकती है। इस हफ्ते नंबर्स आने हैं और नंबर से पहले यहाँ पे हो सकता है 450 रुपये तक के मूव्स आते हुए दिखें। आखिरी सवाल आपसे सर, इस हफ्ते और आज के लिए अगर हम देखना चाहें कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसे नगीने जो आपको पसंद हो, जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो, अभी भी जहाँ पे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। आपने सुजलॉन और एफएल इंडिया की बातचीत करी है, कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? जी, चंबल फर्टिलाइजर की तरफ ध्यान रखिए। मुझे लगता है इसने एक अच्छा ब्रेकआउट 500 रुपए के ऊपर दिया है। 580 और 640 के टारगेट के लिए 500 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको बिल्कुल प्ले करना चाहिए। बहुत सस्ता स्टॉक है। वैसे भी मैं लगातार संदीप जी केमिकल ये फर्टिलाइजर सेगमेंट में पॉजिटिव हूँ। दूसरा, आइनॉक्स विंड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मुझे लगता है 160 और 140 के पास अच्छा बेस बना हुआ है। ये बिल्कुल चलने को तैयार है। 196 और 240 के टारगेट के लिए बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर बने रहना चाहिए। चलिए, तो 4 स्टॉक्स हैं कुल मिला के देखें तो। पहले सर मुझे याद है, मैं पिछले हफ्ते की शीट भी मेरे सामने है, जब आपसे बातचीत हुई थी आपने पहला नाम जो बताया था वो सुजलॉन का ही बताया था। उस समय आपने 70, 80 और 82 तक के टारगेट दिए थे। उस समय आपका 52 रुपये का स्टॉप लॉस था। और आज भी आपने जो हमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके लाए हैं हमारे लिए, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो सुजलॉन का ही है, जिसमें आप 80 और 95 रुपये के टारगेट आप दे रहे हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 54 रुपये के आसपास का है, उसको सितंबर तक आपको होल्ड करके चलना है। एफएल इंडिया दूसरा नाम है जो कि आपने बताया सर, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस 1286 का है, 1570 और 1895 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आइनॉक्स विंड की आपने बातचीत करी, यहाँ पे भी जो टारगेट हैं वो 196 240 के हैं। ये एक महीने के अंदर ही आते हुए देखेंगे। और चौथा नाम है चंबल फर्टिलाइजर का। चंबल फर्टिलाइजर में स्टॉप लॉस आपका 450 का है, 586 और उसके बाद 640 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी सितंबर तक का ही व्यू है जो कि सर ने हमारे साथ शेयर किया है। तो 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल या लंबा व्यू लेके चलेंगे तो बड़े टारगेट्स हैं जो कि इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान आपको जरूर रख के चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट आप हर हफ्ते हमारे साथ सुबह मंडे मॉर्निंग जुड़ते हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? जी, हो सकता है संदीप जी, जो ऑप्शंस की पोजीशन शेयर की गई है इंडेक्स एंड स्टॉक में, उसमें क्लाइंट की पोजीशंस हो सकती हैं। और कुछ स्टॉक्स जो शेयर किए गए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वहां पर भी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेरी गुड डे एंड वेरी प्रॉफिटेबल वीक सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो।
तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए इतना ही। मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल बीच बाजार आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें नतीजों पर तो फोकस होता ही है, कुछ छोटे मोजोले स्टॉक्स जहां पे ज़्यादा ट्रैक्शन, ज़्यादा फोकस है, वो स्टॉक्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो जुड़ना मत भूलिए सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार बीच बाजार में विवेक मित्तल के साथ। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।